हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे अनुसूचियों के बारे में, और अनुसूचियों में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 9वीं अनुसूची के बारे में हम पढ़ रहे थे। और 9वीं अनुसूची में हमने देखा था कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, मैंने आपको बहुत डिटेल से कल बता दिया है। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से आप पिछली क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम मोटिवेशनल कोट के साथ, और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है? इस दुनिया में इंसान की गलतियों से भी सीखना चाहिए। इस दुनिया में इंसान को गलतियों से भी सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गलती कर रहा है तो उससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, वह अगर गलती कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उससे हमें यह सीखने को मिल रहा है कि वह क्या गलती कर रहा है, और उस गलती के बाद उसको क्या परेशानियां हुई, तो ये भी तो हमें सीखने को मिलती हैं। और जब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं कि उसने कहाँ गलती करी और उसे क्या तकलीफ़ हुई, क्या परेशानी हुई, तो हम वो गलती करने से बच जाते हैं। इसलिए गलतियाँ भी सिखाती हैं, और व्यक्ति की अच्छाइयाँ भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती हैं। तो इस दुनिया में इंसान की गलतियों से भी सीखना चाहिए, और इंसान के अच्छे कार्यों से भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान की गलतियाँ हमें वही गलतियाँ दोबारा करने से बचाती हैं, और इंसान की अच्छाइयाँ हमें एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या कोई अच्छा पोजीशन में पहुंच गया, अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, या उसने कोई बिज़नेस अपना शुरू कर लिया और वह बिज़नेस उसका बहुत अच्छा चला, तो इन सब चीज़ों से भी तो हमें पता चल रहा है कि उसने क्या कार्य किए हैं, कितनी मेहनत की है, तब जाके वो सफल हुआ है। एक रात में तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो इसलिए अच्छाइयाँ और व्यक्ति की जो क्या है कमियां हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती हैं, और उनसे ही अगर हमने कुछ सीख लिया तभी हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची के बारे में हम पढ़ रहे थे, और 9वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान रखा गया था कि कोई भी अगर अब कानून 9वीं अनुसूची में आ जाएगा तो उस पर क्या नहीं होगा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। तो वही बोल रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखा जाता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 2007 का एक केस आया, और वो कौन सा केस था? कोएहलो केस था। और उसके बाद 9वीं अनुसूची के विषयों का क्या हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन शुरू हो गया है ना। जो 2007 का कोएहलो केस था ना, तो उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। मतलब उस पर अब न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप कर सकती है। अगर उसे अच्छा लगा तो वो उसे जारी रखेगी, अगर उसे कुछ कमी दिखी तो वो उस पर क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी, और उसे अवैध भी घोषित कर सकती है उस कानून को। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कोएहलो केस के द्वारा कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी मामले 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी मामले कहाँ रखे गए हैं? 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं, तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है ना। जो भी विषय 24 अप्रैल 1973 में ये केस हुआ था, कौन सा? केशवानंद भारतीवाद केस, इसके निर्णय के बाद रखे गए। अब केशवानंद भारतीवाद केस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? तो इसके बाद जो भी निर्णय हुए, जो भी कानून आए, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा, और उसके बाद उसे वैध या अवैध घोषित किया जाएगा। तो 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था? भूमि सुधार का मैं आपको वर्णन बताती हूँ। भूमि सुधार से रिलेटेड ही है ये केशवानंद भारतीवाद केस। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो 9वीं अनुसूची में
भूमि सुधार के बारे में बोला गया है तो उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो जब हमारा संविधान बना तब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? तब दोस्तों हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। और इन्हीं 7 अधिकारों में एक कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार इन्हीं 7 अधिकारों में एक था। भारत में भूमि सुधार के लिए क्या हुआ? फिर एक आंदोलन शुरू हुआ। जैसे कब से चला आ रहा है ये? गुलाम वंश के टाइम से ये चला आ रहा है। भूमि पर हस्तक्षेप, जैसे ज़मींदार जो हैं भूमियाँ क्या कर लेते थे, ज़मींदारों के पास चली जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि, और जो किसान वहाँ काम करते थे, जिनकी भूमि होती थी, उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। तो वही है दोस्तों, देखो इल्तुतमिश से लेकर अंग्रेज़ों के समय तक भूमि जो है बड़े किसानों के पास चली गई। जैसे इल्तुतमिश ने क्या शुरू करा था? इक़्तिदारी व्यवस्था शुरू करी थी। इक़्तिदारी व्यवस्था में बताया था मैंने आपको कि पहले क्या दे दिया जाता था? वेतन नहीं दिया जाता था तो भूमि दे दी जाती थी वेतन के रूप में। और इक़्तिदारी की वजह से भूमि जो है बड़े बड़े ज़मींदारों के पास चली गई, जो वहाँ काम करते थे इल्तुतमिश के पास, तो उसके पास वो भूमि चली गई। अकबर के समय मनसबदारी व्यवस्था, वही इक़्तिदारी व्यवस्था जो है वो मनसबदारी व्यवस्था में बदल गई। मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई। और अंग्रेज़ों के समय रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। इसी वजह से छोटे छोटे जो किसानों की भूमि है वह बड़े किसानों के पास चली गई, है ना। छोटे किसानों के पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। फिर जब कुछ लोगों के पास सारी भूमि सिमट कर रह गई और जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि बड़े बड़े ज़मींदारों से छोटे किसानों की भूमि लेकर उनकी भूमि उन्हें वापस करेंगे। मतलब जब बड़े बड़े ज़मींदारों से अब क्या ले जाएगी? भूमि ली जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस पर क्या कर रखा है? अवैध कब्जा कर रखा है, और उनसे वो भूमि लेकर छोटे किसानों को दी जाएगी। तब बड़े ज़मींदारों ने क्या करा? अपना विद्रोह करा कि नहीं, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो इन्होंने भारत सरकार से कहा कि हमें भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। जो 7 मौलिक अधिकार थे ना, तो उसमें से संपत्ति का अधिकार अब हट गया है। और तो उस टाइम तो था जब यह बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, तो आप हमारी भूमि वाली जो संपत्ति है उन्हें नहीं छीन सकते। मतलब उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है और आप हमारी ये भूमि नहीं छीन सकते। इसलिए भूमि सुधार से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिससे कोई मतलब उसमें हस्तक्षेप ही ना हो, उस पर कोई न्यायपालिका अपना निर्णय ही ना सुना पाए, इसलिए उसे 9वीं अनुसूची में रख दिया। उसका भी हल निकाला गया। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वें संशोधन से, संवैधानिक संशोधन से 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जब उसमें से हटा दिया गया मौलिक अधिकारों में से, तो फिर क्या हुआ? सरकार के भूमि अधिग्रहण से संबंधित अदालतों में अब बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी हुई, ठीक है, जिससे जो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकेगा, इस बात को लेकर क्या हो गई? अब बहस शुरू हो गई। अब देखते हैं, वही केशवानंद भारतीवाद केस जो है वो भी ज़मीन से ही रिलेटेड है। तो न्यायपालिका अपना कोई भी निर्णय 9वीं अनुसूची में आए गए कानून पर नहीं सुना सकती थी। ऐसा पहले था कब? जब ये संपत्ति का अधिकार नहीं हटा था। अब जब उसे हटा दिया गया, जैसे केशवानंद भारती केस 1973 में 13 जजों ने अपना फैसला सुनाया, ठीक है। केशवानंद भारती केस के द्वारा भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचा सिद्धांत सामने आया। आधारभूत ढांचा मीन्स क्या है कि जो एक तरह से
किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है और उसका ये निर्वाचन का अधिकार है। देखिए यहाँ पर आपके बताने के लिए मैंने आपको लिखा है। देखिए जो ये है ना आधारभूत ढांचा, ये भारतीय संविधान की एक नींव है और इसमें क्या है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, इन सब में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये एक आधारभूत ढांचा है, मतलब एक नींव है ना। तो इसमें क्या कहा गया केशवानंद भारती केस के द्वारा भारतीय संविधान में कि ये आधारभूत ढांचा सिद्धांत सामने आया भारतीय संविधान का। केशवानंद भारती जो हैं एक संत थे। अब केशवानंद भारती के बारे में आपको बता रही हूँ क्योंकि ज़मीन से रिलेटेड अब वो आ रही है, बात आ रही है, तो मैं आपको अब उनके बारे में सारा बताऊंगी। तो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना था, मतलब उनकी भूमि को लिया जाना था। मतलब पहले दे देते थे ना, ऐसे ही संतों को मंदिरों में दान दे दिया करते थे भूमि, तो वैसे ही दी हुई भूमि थी ये, है ना। अब सरकार क्या लेना चाहती थी उस भूमि को, क्योंकि छोटे किसान जो हैं वो बेरोजगार भी हो गए थे, कुछ काम करने के लिए उन पर ना भूमि थी, तो वो क्या हो रहे थे, भूखों मर रहे थे। तो उनके लिए भारतीय संविधान ने क्या करा, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनसे भी भूमि ली और एक केशवानंद भारती केस हुआ, इनसे भी भूमि ली, ठीक है। तब उनका कुछ छोटे किसानों का फ़ायदा हुआ। अब इसके खिलाफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए न्याय के लिए कि ये हमारी भूमि कैसे ले सकते हैं। तो भूमि के विवाद के कारण भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा केस निकल कर आया, लेकिन केशवानंद भारती अपना केस हार गए। हारना तो था ही भाई, छोटे छोटे किसान हैं, वो भूखों मर रहे हैं और आपने इतनी सारी भूमि ले रखी है। तो भूमि किसके पास होनी चाहिए, उन छोटे किसानों के पास जिन्हें रहने के लिए, जिनके पास अपना घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत गरीबी में वो दिन गुजार रहे हैं और एक तरफ शान से रह रहा है व्यक्ति। तो भूमि ली जाएगी या नहीं, सही है वो भूमि लेनी कि उनसे छोटे किसानों का उत्थान हो जाएगा। तो केशवानंद भारती मतलब उनसे अपनी भूमि थोड़ी ली गई। अब ऐसा भी तो नहीं किया गया ना कि उन्हें बेघर कर दिया और बाकी किसानों को दे दी भूमि। जो उनके पास एक्स्ट्रा थी, जो उनको एक तरह से दान में दे दी गई थी भूमि, वो भूमि उनसे वापस ली गई। तो केशवानंद भारती जो है अपना केस हार गए और भूमि उनके हाथ से चली गई। अब भारतीय संविधान में जो आधारभूत ढांचा सिद्धांत था, भारतीय संविधान की एक नींव थी, मैंने आपको बताया। अब उसके कुछ नियम हैं। तो केशवानंद भारती केस के बाद यह कहा गया कि संसद भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन अब कर सकती है, लेकिन संसद ऐसे कार्य नहीं करेगी जिससे कि भारतीय संविधान का आधार बिगड़े। मतलब समझ गए आप सब बात, कि संसद ऐसे कार्य नहीं करेगी। जैसे ये भूमि सुधार का जो ये केस था, ये 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था और इस पर कह दिया गया था कि न्याय पुनरावलोकन नहीं होगा। और न्याय पुनरावलोकन नहीं होगा मतलब इस पर अब जब किसान न्यायपालिका में जाएंगे, अपना न्याय मांगने जाएंगे, तो उस पर न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती। तो जब 9वीं अनुसूची में ये बात रख दी गई कि न्याय पुनरावलोकन नहीं होगा, तो कैसे किसान जो हैं अपना कहीं न्याय मांगेंगे, क्योंकि भूमि जो है, भूमि से संबंधित जो भी कार्य हो सकते हैं वो 9वीं अनुसूची के अंदर हैं और 9वीं अनुसूची में बोल दिया है कि न्याय पुनरावलोकन नहीं होगा। अब जब नहीं होगा, न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो फिर वो कैसे किसानों को अधिकार दिलवाएगी उनके। तब ये केस आया। तो अब क्या कह दिया गया पार्लियामेंट से, संसद से क्या कह दिया गया कि वो ऐसे कार्य नहीं करेगी जिससे कि भारतीय संविधान का आधार बिगड़े। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, इन सब में संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है। 2007 के कोहिलो केस में भी यही निर्णय लिया गया कि 9वीं अनुसूची के कानूनों का न्याय पुनरावलोकन अब किया जा सकता है।
ऐसा बोला गया। अब आप समझ गए न्याय पुनर्वलोकन के बारे में। तो समझे दोस्तों आप न्याय पुनर्वलोकन के बारे में। कल मैंने आपको न्याय पुनर्वलोकन ही बताया था। तो न्याय पुनर्वलोकन में क्या है अब कि अब अगर आपको कोई कार्य गलत लग रहा है, आपके जो भी मतलब किससे बोलने की स्वतंत्रता और जो मतलब एक आधार है संविधान का आधार है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, आपके निर्वाचन प्रणाली, इन सब से संशोधन नहीं किया जाएगा। इन सब में कोई भी क्या अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। हर कोई जो है वो अपने मन से काम कर सकता है। हाँ, जो आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ़ है, गणतंत्र के खिलाफ़ है, लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ़ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ़ है, तब ये केस कहाँ जाएगा? फिर न्यायपालिका जाएगा। तो न्याय पुनर्वलोकन का मतलब सिंपल सा यह है दोस्तों कि 2007 के जो कोहेलो केस के बाद, देखिए मैंने बताया था आपको 2007 के कोहेलो केस के बाद न्याय पुनर्वलोकन किया जा सकता है। यही बोला था ना मैंने आपको। देखिए पहले तो क्या था कि 9वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान रख दिया गया कि कोई भी कानून आएगा 9वीं अनुसूची में तो उसका न्याय पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन 2007 के कोहेलो केस के बाद अब 9वीं अनुसूची के विषयों पर भी न्याय पुनर्वलोकन कर सकते हैं। और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो केशवानंद भारती केस हुआ था ना, उसके बाद अब जो भी निर्णय आएंगे, जो भी मामले आएंगे 9वीं अनुसूची में, उन पर न्याय पुनर्वलोकन होगा। तो किसानों को क्या मिला? एक तरह से उनका हक मिला। जो बड़े बड़े जमींदारों के पास भूमि चली गई थी, तो वो भूमि अब किसानों के हक में आ गई। तो यही है एक तरह से भूमि सुधार के बारे में पूरा वर्णन। ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं इसमें, और जिससे हमें पूरी अच्छे तरह से रट जाए, आपको दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। तो 2007 के कोहेलो केस के बाद मैंने बोल दिया था कि 9वीं अनुसूची के विषयों का अब न्याय पुनर्वलोकन कर सकते हैं। और 24 अप्रैल 1973 के बाद अब जितने भी मामले 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनका न्याय पुनर्वलोकन हो सकता है। मतलब ठीक है, उस टाइम से 24 अप्रैल 1973 के बाद। अब केशवानंद भारती केस मैंने आपको बता दिया था, वो एक संत थे और उनकी भूमि जो है उसके अधिग्रहण की बात हो रही थी, और केशवानंद भारती जो हैं वो केस हार गए थे। और फिर उनकी भूमि का क्या हुआ? उनकी भूमि को क्या कर लिया गया? ले लिया गया, वापस ले लिया गया, है ना। तो यही था केशवानंद भारती केस। फिर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार उसी से रिलेटेड है। 7 मौलिक अधिकार थे और इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जब हटाया तभी ये सारा क्या हो पाया? एक तरह से किसानों को अधिकार मिल पाया। और ये संपत्ति का अधिकार कब हटा था? ये संपत्ति का अधिकार हटा था, देखिए मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाने का मुख्य कारण जो था, सरकार के भूमि अधिग्रहण से संबंधित अदालतों में बड़ी संख्या में जो मुकदमेबाजी हो रही थी, इस वजह से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था भूमि के वजह से। ठीक है, छोटे किसानों को भूमि नहीं मिल पा रही थी और बड़े किसानों के पास ज़रूरत से ज़्यादा भूमि थी, इस वजह से ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया। ठीक है, आपको बता दिया मैंने सारा, अच्छे से डिटेल से बता दिया है। ठीक है, ये भी बता दिया केशवानंद भारती केस भी आपको मैंने अच्छे से।
और अब आप क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और एक बार ये पढ़ लीजिए कि बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, इन सब में संशोधन नहीं किया जाएगा और जो संसद है वो ऐसे कार्य नहीं करेगी जिससे कि भारतीय संविधान का आधार बिगड़े। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, आपको सब याद हुआ है? अगर अच्छा लगा है तो आप एक बार इसका और रिवीजन कीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।